गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ डेवलपमेंट। ये चैप्टर थ्योरी है पूरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। तो बच्चे इससे भागते हैं, इनफैक्ट पूरी इंडियन इकोनॉमी से भागते हैं, जबकि इससे खूबसूरत और प्यारी बुक नहीं है कोई जो सबसे ज्यादा अच्छे नंबर देके जाए। अब सारा खेल किस पे आके टिक गया है? नॉलेज पे। क्यों नॉलेज? मतलब जिसके पास नॉलेज है उसके पास कुर्सी है। कुर्सी किसकी? कॉलेज की। कैसे? सीयूईटी से, सबको पता होगा। तो सीयूईटी के आने से ये जो परसेंटेज का चोचला था ये खत्म हो चुका है। तो अब सारा डंका किसका है? नॉलेज का। तो जब बात नॉलेज की आती है ना, तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि लाख पीपीटी शेयर हो जाएं, लाख नोट्स मिल जाएं, लेकिन जब तक लिख के नहीं पढ़ा है तब तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो बैक टू ओल्ड स्कूल। अब वो दिन गए जब तुम इधर उधर से देख लो, 70 क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा और पास हो जाओगे, 60 70 80 नंबर आ जाएंगे। अब सारा डंका नॉलेज का बजेगा। तो मेरे चैनल पे आए हो, मैं कोई शूशेबाजी नहीं करने वाला। आपको पेन उठाना है, एक नोट कॉपी उठानी है और चुपचाप जैसे लिखते हैं वैसे लिखते चले जाना है। देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन स्टडीज। बात खत्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मैं इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ डेवलपमेंट्स की बात करने जा रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट बोल रहा हूं। चैप्टर का नाम सुनिएगा, कह रहा है इंडिया की इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आजादी की शाम में। आजादी की शाम में क्या मतलब? कि इंडिया की इकोनॉमी के हालात इंडिपेंडेंस के टाइम कैसे थे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो किस तरीके से क्लासिफाई की गई है। वो वीडियो मैं शेयर करूंगा, आप उसको लिंक देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को जब खत्म करेंगे तो इसमें टोटल 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट जो हम कवर करने वाले हैं, पहला पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन, लिखते चलिए। दूसरा पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट जो हम खत्म करेंगे वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 2 पॉइंट में, एक स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और दूसरा फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस। फिर फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 पॉइंट में। वो 2 पॉइंट है हमारा डिके और डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, दूसरा है ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ठीक है। मैं ऊपर कर रहा हूं, अरे यार, ठीक। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसा था? सिक्स्थ पॉइंट आता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सेवेंथ पॉइंट आता है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। फिर ऊपर कर देते हैं, एट्थ पॉइंट आएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। नाइन्थ पॉइंट आएगा हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक, अब जरा चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। टोटल इसमें कितने पॉइंट हैं? 9 पॉइंट दिए गए हैं।
एक है इंट्रोडक्शन, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ये मैं फिर से रीड कर दे रहा हूं ताकि किसी को अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो तो उसको ऑटोमेटिकली सुनाई दे जाए, अच्छे से लिख ले। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये हमारे 9 पॉइंट हैं। अब जरा थोड़ी बहुत चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। ठीक, 9 पॉइंट के बाद अब मैंने कहा इंडिया, चैप्टर का नाम कहता है इंडिया इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया के इकोनॉमी के हालात, इंडिया के इकोनॉमी के हालात इंडिपेंडेंस के टाइम पे। क्या थे? ठीक, तो कैसे रहे होंगे? मैंने कहा इंडिपेंडेंस के टाइम पे गोरे आए थे। गोरे मतलब ब्रिटिशर्स, यानी कॉलोनियल रूल। गोरों ने क्या किया था? दबा के लूटा था। जो मिला ले गए, चिंदी पने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। मसाले ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, फिर अपना यहां से, हमारे यहां से जो कुछ बन सकता था वो लेके चले गए। रॉ मटेरियल का हमें सप्लायर बना के छोड़ दिया, कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए। तो इंडिया की इकोनॉमी के हालात कैसे होंगे? बेकार होंगे, बदतर होंगे। तो उन्होंने हमारी इकोनॉमी के हालात क्या कर दिए थे? बेकार, बदतर। ठीक, यानी बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। हाउसएवर, आप जब कोई भी इकोनॉमी के हालात के बारे में जानने की कोशिश करते हो तो उसके कुछ सेक्टर्स उठा के देखते हो। मैंने कहा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड, है ना। उसके बाद मैंने कहा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसा है उस इकोनॉमी का, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने कहा यूएस की इकोनॉमी हिंदुस्तान की इकोनॉमी से कैसे अलग है? इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल, ये सारी चीजें देखते हो, डेमोग्राफिक कंडीशन देखते हो। तो जब गोरे आए थे इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया ना। उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर बढ़िया किया, ना इंडस्ट्रियल, ना फॉरेन ट्रेड, ना ऑक्यूपेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं कहूं कुल मिला के बताओ कि इंडिया की इकोनॉमी की हालात कैसी थी, तो तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ दीज सेक्टर्स। ठीक है, व्हाट वाज द स्टेट और व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ दीज सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। तो वो क्या था? बड़े आसानी से बता सकते हैं। एक तो बैकवर्ड, दूसरा स्टैग्नेंट। ये सारे ही सेक्टर पिटे हुए थे। एग्रीकल्चर में भी पैसा नहीं था, इंडस्ट्रीज बनने नहीं दी, फॉरेन ट्रेड पे उनका कब्जा था, ऑक्यूपेशन के नाम पे सब लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, एग्रीकल्चर में पहले ही पैसा नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वही सारी चीजें थी जो गोरों को चाहिए थी। तो गोरे कितने बदतमीज थे हमें पता है। चाणक्य बुद्धि भी नहीं, मतलब चाणक्य बुद्धि लगा लो, हम ये कह सकते हैं। अब ये हो गया चैप्टर का इंट्रो कि भैया सारी चीजें बेकार थी। लेकिन जब नोट्स की बात आएगी तो कैसे लिखेंगे? क्या ये सारी चीजें लिख के आएंगे? नहीं, ये तो आपने समझ लिया कि इंडिया की इकोनॉमी के हालात क्या थे? बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। ठीक है, क्यों थे? क्योंकि सारी चीजें बेकार थी। अब कैसे थी ये मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा इंट्रोडक्शन, वापस आएंगे इस पे। पहला पॉइंट था हमारा क्या? इंट्रोडक्शन। अब इसको खत्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में 2 चीजें याद रखनी है आपको। मैंने कहा वो 2 चीजें क्या है? पहला, हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट चेंज्ड इंडियाज डेस्टिनी। किस्मत पलट के रख दी। ऐसे कौन से इवेंट थे जिससे हिंदुस्तान की किस्मत पलट के रह गई? और दूसरा, कोलोनियलिज्म क्या होता है। ऐसे ही नोट बनाते चलो, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अच्छा, हिस्टोरिकल इवेंट में मतलब कौन से ऐसे इवेंट थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान गोरों का गुलाम हो गया? ठीक है, जिसकी वजह से आज भी हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलोनियलिज्म का शिकार बन के रह गई, जिसको हम क्या बोलते हैं कि बैकवर्ड इकोनॉमी बन के रह गई थी। आज भी हम उसका नुकसान धीरे 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 भुगत रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन से इवेंट थे जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी किस्मत ही बदल गई? वो थे 2। पहला क्या था? बैटल ऑफ प्लाजे। बैटल ऑफ प्लाजे
कब हुई थी ये बैटल ऑफ प्लाजे? बैटल ऑफ प्लाजे हुई थी 1757 में। किसके किसके बीच हुई थी? एक थी ब्रिटिशर्स और दूसरा था सिराज उद दौला। ठीक है, ये कहां के थे? कोलकाता एंड फ्रेंच एलाइज। समझ लीजिए क्या था कि गोरे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे आए थे, ब्रिटिशर मतलब ईस्ट इंडिया। अब देखिए ईस्ट इंडिया पहले नहीं था, पहले ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया बना है हमारा रिवोल्ट के बाद। ठीक है, क्या था ये ईस्ट इंडिया या बैटल ऑफ प्लाजे? सबसे पहले 1757 1757 डेट याद रखिएगा, ये हिंदुस्तान की किस्मत पलटने वाली डेट थी। जो 7 ईयर एक वॉर चला था। ठीक है, किसके किसके बीच चला था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। सिराजुद्दौला के जो साथ थे नवाब थे, बढ़िया बढ़िया नवाब हमारे टाइम पे, उस टाइम पे राजा महाराजा नवाब लोग रहते थे, और फ्रेंच एलाइज थे। इनके और ब्रिटिशर्स के बीच एक बेहतरीन जंग हुई जिसमें हमारे नवाब और मौलाना लोग मौलाना कह रहे हैं, नवाब और कोलकाता के जो फ्रेंच एलाइज वगैरह जो थे साथ, वो सब हार गए। हमने बैटल लूज कर दी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ किसका? ब्रिटिश रूल का, क्योंकि गोरों से हारे थे तो गोरे आएंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो हुई थी, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, नोट करते चलिएगा। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरी सबसे बड़ी चीज हुई थी रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1757 के बाद सीधा क्या आता है? 1857। ठीक है, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। सौ साल बाद रेवोल्यूशन हुआ, मतलब इतना टाइम लग गया। अब देखो 1757 बैटल ऑफ प्लाजे, 1857 क्या हुआ था? एक और रेवोल्यूशन हुआ था। मंगल पांडे पिक्चर जितनों ने देखी होगी उनको पता होगा कि इंडियन आर्मी में क्या हुआ था। एक उस टाइम पे इंडियन आर्मी नहीं थी, तब ब्रिटिशर्स के सोल्जर हुआ करते थे, और उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स एक ऐसी बंदूक लेके आए थे जिसकी जो गोली बनती थी वो सूअर की चर्बी से बनती थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे रिलीजियस बिलीव और सेंटिमेंट्स को हर्ट होने लग गया। तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने मना कर दिया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी। ठीक है, बहुत सारी सजाएं हुई, अलग अलग बटालियंस के अलग अलग सोल्जर्स ने मना कर दिया कि नहीं, अब हम आपके लिए नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपकी जो राइफल है वो तो बढ़िया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है। कि अगर हिंदू हैं तो आप उसमें गाय और भैंस की चर्बी नहीं मिला सकते, या फिर आप मुस्लिम हैं तो उसमें पोर्क का फैट मिला के कुछ ना कुछ करा जा रहा था। क्योंकि पहले राइफल बनती थी जिसमें आप गोली डाल के आराम से ऐसे करके एक पटर टाइप का कुछ होता था जिससे पुश करते थे अंदर और उसके बाद फायर करते थे। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होता था। नाउ द रूल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, इसके बाद क्या हुआ? जब रिवोल्ट हो गया तो क्या हुआ? रूल वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम किसके किसके बीच? फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये पहले दो पॉइंट। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट ये कब तक चला जो रूल ट्रांसफर हुआ था? अराउंड 200 ईयर्स, 200 सालों तक गोरे राज किए हम लोगों पे। कितना समझ रहे हो सारे बच्चे? 200 ईयर्स। देख रहे हो कब तक अराउंड? मतलब हम लोगों की आजादी कब मिली है? आजादी कब मिली है भाई साहब, ये बताइए। इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ? आजादी मिली। ये तीन चीजें थी जो हमें याद रखनी है। इन्होंने हिंदुस्तान की किस्मत पलट के रख दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सच है। फिर आता है कोलोनियलिज्म। अब कोलोनियलिज्म क्या होता है? मैंने कहा कॉलोनी, सुना है कॉलोनी क्या होते हैं? जहां लोग रहते हैं। मैंने कहा मेरे घर की कॉलोनी मेरे एरिया में रहती है, मैं एक शहर की एक छोटी सी कॉलोनी में रहता हूं जहां सारे लोग रहते हैं। तो कॉलोनी क्या होता है? इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो कॉलोनी की मीनिंग अलग है और कॉलोनियलिज्म अलग है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया। ब्रिटेन एक राज्य था जिसकी कॉलोनी थी इंडिया। कॉलोनी मतलब क्या हो गया? जहां पर रूल कर रहे हैं।
ठीक है। तो रिफर्स इट, व्हाट इज अ कोलोनियलिज्म? कोलोनियलिज्म की अगर मीनिंग देखोगे तो क्या है? इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रिलेशन, इट रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ रिलेशंस, refers to a system of relations between two countries, between two countries where one country is, where one country is ruler and other its कॉलोनी। थोड़े दिनों में, जैसे हमने कहा ना, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन जो था, यूनाइटेड किंगडम जिसे आज हम कहते हैं, वो क्या था? हमारा रूलर। और इंडिया क्या थी? इंडिया वॉज इट्स कॉलोनी। ठीक, ये हो गया। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं, 2 पॉइंट हमने कवर की, हिस्टोरिकल इवेंट दैट चेंज इंडियाज डेस्टिनी और कोलोनियलिज्म। ठीक, ये हो गया इंट्रोडक्शन का पार्ट। इसी में एक पॉइंट और ऐड आता है, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, इसी में एक पॉइंट ऐड आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। ऐसे एक बॉक्स बनाना, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनाना, साइड में पेज में एक बॉक्स बनाना, लिखना इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। हिंदुस्तान की इकोनॉमी आजादी से पहले कैसी, मतलब वो ब्रिटिश रूल से पहले कैसी थी? तो भाई सब जानते हैं, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। गोरों की आंखें फटी रह गई थी हमारी इकोनॉमी देख के। कोई गरीब नहीं होता था, क्लासलेस। यहां पर क्या होता था कि राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, इतनी चोरी चकारी नहीं होती थी, किसी भी तरीके का चाणक्य बुद्धि या कटाक्ष बुद्धि नहीं होती थी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, हम देखते हैं तो कई सारी चीजें आती है कि पहले तो हम सेल्फ रिलायंट थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, सब कुछ हमारे वेदों में दिया गया था। प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। प्रॉस्परस इकोनॉमी वो होती है जो बढ़ रही हो, ठीक है, जहां इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही हो। हमारा हैंडीक्राफ्ट का जोर इतना था कि पूरी दुनिया में डंका बजता था, ठीक है। तो डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट था हमारा। हमारा हैंडीक्राफ्ट इतना अच्छा था कि दुनिया भर से लोग आते थे और हमारे हैंडीक्राफ्ट की तारीफ करते थे। हैंडीक्राफ्ट में कुछ भी, सब कुछ था, मतलब कपड़े का काम, टेक्सटाइल, है ना, नक्काशी, कारीगरी, पत्थर का काम, सब काम होता था। तो लिखा है कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, कॉटन, जरदोजी और दोजी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, स्टोन वर्क, गोल्ड एंड सिल्वर वर्क, ये सब क्या था? डंका इसका बजता था, ठीक है। ये सब नोट करते चलिए फटाफट। इस चैप्टर को यहीं ऐसा खत्म करेंगे कि एक पॉइंट ना बचे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, ये 3 टॉपिक खत्म करूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक, ये थी इंडिया की इकोनॉमी की हालत कि हम एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थे, हम एक प्रॉस्परस इकोनॉमी थे, हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी थे। हमारी इकोनॉमी में मेजर सेक्टर, मेजर बोलबाला किसका था? एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी हमारी। दैट्स इट। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, इंडस्ट्री और ट्रेड के मामले में यही सारी चीजें थी। तो अब ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म। दूसरा आता है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट पे आए, पहला पॉइंट खत्म, दूसरे पॉइंट पे आते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैंने कहा पहली चीज, एक चीज समझ लीजिए, एक डेवलपमेंट होता है और एक होता है ग्रोथ। फंडा समझिए क्या होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है? पहले मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब राइज इन इनकम। राइज इन इनकम, कौन सी इनकम? नेशनल इनकम। अगर मैंने कहा तुम्हारी जीडीपी बढ़ रही है तो तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो वो ग्रोथ है। और डेवलपमेंट क्या होता है? मैंने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होता है
जब जीडीपी के साथ साथ अदर डिटर्मिनेंट्स में भी चेंजेस आए। मतलब क्या? अदर डिटर्मिनेंट्स क्या? जीडीपी तो बढ़ रही है, साथ साथ पॉवर्टी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है ना, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, स्कूल हो, हेल्थ फैसिलिटी बढ़िया है, मैंने कहा हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी है, स्कूल्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें अच्छी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है यार? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रोथ कब होती है? जब लंबे दौर पर तुम्हारी इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़े। और डेवलपमेंट सरकार का काम होता है कि नेशनल इनकम तो बढ़ ही रही है, साथ साथ यहां पर ये सारी चीजें भी देखनी है। तो इंडिया की इकोनॉमी के हालात ऐसे थे कि देयर वाज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का? कि ना कोई जीडीपी, ना कोई डेवलपमेंट, ना कोई पॉवर्टी, कुछ भी नहीं। मतलब पॉवर्टी कह रहे हैं, ना कोई अदर डिटर्मिनेंट्स पे ध्यान, ना कोई पॉलिसीज पे ध्यान, ये सारी चीजें। तो फटाफट लिखेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसमें पॉइंट नंबर 1 क्या है कि जो इंडिकेटर था वो क्या था इकोनॉमिक कंडीशंस का? जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। तो कह रहा है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस कौन से थे? एक था हमारा नेशनल इनकम, दूसरा था पर कैपिटा इनकम। एक था नेशनल इनकम, दूसरा था पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम पता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? एवरेज इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल लिविंग इन एन इकोनॉमी या रिसाइडिंग इन इकोनॉमी। तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला भी 12वीं में आ गए हो, मुझे लगता है कि नहीं आता होगा, यही मान के चलता हूं कि नहीं आता होगा। तो क्या होगा? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब तुम्हें लगता है गोरों ने इसके लिए कुछ काम किया होगा? तुम्हें लगता है गोरों ने इसके लिए कुछ काम किया होगा? गोरों ने कोई काम नहीं किया इसके लिए। गोरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि तुम्हारे देश की नेशनल इनकम क्या है, कि तुम्हारे देश की पर कैपिटा इनकम क्या है। उनको सिर्फ खुद की जेबें भरने से मतलब था। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है लो लेवल में? नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स। दूसरा पॉइंट आता है नो सिस्टमैटिक अटेम्प्ट्स वर मेड टू कैलकुलेट इंडियाज जीडीपी। ठीक है, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या ही कहना, उनसे तो यही उम्मीद थी कि वो नहीं करेंगे, है ना। फिर भी कुछ लोग थे जिनको चुल मची थी कि इंडिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, हमें जानना है, जीडीपी कैसी है क्या नहीं है। तो उनके नाम है जिन लोगों ने अपने एंड से जीडीपी कैलकुलेट करी। तो क्या है? जिनके नाम है दे वर द एस्टिमेटर्स। कौन से एस्टिमेटर्स? इंडिविजुअल एस्टिमेटर्स। कोई इंस्टीट्यूशन नहीं थी ये। दे वर द इंडिविजुअल एस्टिमेटर्स जिन्होंने इंडिया की जीडीपी के बारे में थोड़ा बहुत बताया। वो थे डॉक्टर V.K.R.V. राव। दूसरा था बता रहा हूं मैं, हे राम पाप पड़ेगा, R.C. देसाई। तीसरे थे दादा भाई नारोजी। वादिया एंड जोशी। ये नाम मैं ग्रीन से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें पता चल जाए कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केटी शाह, विलियम डिगबाय। अब जो गोरे थे उनके हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, है ना। जो गोरे थे उनके हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी, इसलिए मैंने आखिरी में विलियम डिग्बी का नाम लिखा है। ठीक है,
तो ये तो कहते नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो असलियत में इंडिया की इकोनॉमी की हालात थी वो बदतर थी। हमने पहले ही पढ़ा है कि सारे ही सेक्टर बर्बाद थे। तो इन इतने सारे लोगों ने एस्टिमेशंस दिए, कितने लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 लोगों ने, 6 नाम तो मैंने ही बता दिए इसमें कि 6 नाम ऐसे हैं जिन्होंने एस्टिमेशंस दिए रिगार्डिंग इंडिया की जीडीपी। तो क्या सबके सही थे? नहीं। जो क्लोजेस्ट एस्टिमेशन था वो सबसे ज्यादा सही किसका था? डॉक्टर VKRV राव, जिनको बोलते हैं डॉक्टर राव भी हम इस तरीके से, ठीक है, कि डॉक्टर राव, डॉक्टर VKRV राव, इस सब तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो कभी डॉक्टर राव, डॉक्टर VKRV राव एक ही बात है, ठीक। तो सबसे क्लोजेस्ट एस्टिमेशन किसका था? डॉक्टर VKRV राव। और इन्होंने क्या एस्टिमेशन दिया था? इन्होंने एस्टिमेशन ये दिया था कि जो जीडीपी है, फोर्थ पॉइंट, जो जीडीपी है इंडिया की वो कितनी है? इट वॉज लेस देन 2%। ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, लेस देन 2%, 0.5%, जो भी है। तो तुम्हें ये सारे पॉइंट एज इट इज आने चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम आउटपुट। अब देखो, जीडीपी तो लेस देन 2% थी, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाज लेस देन 2%, और ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम आउटपुट, पर कैपिटा इनकम आउटपुट, पर कैपिटा हमने ऊपर पढ़ लिया है, एक आदमी की औसतन इनकम क्या है, पूरे देश की इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, वाज जस्ट 0.5, रुकिए इसको नीचे लिख देता हूं, वॉज जस्ट 0.5% और 0.5%। समझ रहे हो कहां स्टैंड करते हैं? तो ये 4 से 5 पॉइंट हो गए। अगर जिस देश की, अब समझ लो दूसरी चीज, अब समझ लो, अब मैंने कहा जिस देश की ग्रोथ रेट 2% है, जीडीपी पर 2% है, ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम 0.5% है, उस देश के हालात कैसे होंगे भैया? दबा के पॉवर्टी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, लो लेवल ऑफ इनकम होगा, एटसेट्रा, एजुकेशन लिटरेसी सब बर्बाद होगा। तो जो सेकंड पॉइंट था हमारा वो क्या था? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो एकदम बर्बाद था। पहले तो हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट का फंडा समझा। हमने कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नापते कैसे हैं? पर कैपिटा इनकम और जीडीपी से। किसी ने कोई अटेम्प्ट नहीं किए, फिर भी कुछ इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा कि नहीं हम इंडिया की जीडीपी निकाल के मानेंगे। उनमें कुछ 6 नाम आए, डॉक्टर VKRV राव, RC देसाई, दादा भाई नौरोजी, वादियान जोशी, KT शाह, विलियम दिग्बाय, ठीक है। उसके बाद जीडीपी देखी गई, कितनी निकली? इन्होंने बताया, डॉक्टर राव ने बताया कि जीडीपी इंडिया की जो थी वो मात्र 2% है, मतलब लेस देन 2%, मात्र 2% भी नहीं। फिर ग्रोथ रेट जो था वो 0.5%। अब जिस देश का ऐसा हाल होगा तो वहां पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, यही सब होगा, ठीक है। एजुकेशन नहीं होगा, लिटरेसी नहीं होगी, हाउसिंग नहीं होगी, खाने को खाना नहीं, पानी पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, रोटी कपड़ा और मकान तीनों की ही हालत खराब थी, ठीक है, तीनों ही नहीं है। तो जब तीनों नहीं है तो ये बेसिक नीड्स नहीं है, यानी पॉवर्टी है। आगे बढ़ते हैं। आई होप इंट्रोडक्शन लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा। तीसरे पॉइंट को कवर करते हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो तीसरा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी मैं बताता हूं। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे समझिए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात कैसे थे, फार्मर्स के हालात कैसे थे? जैसे पहले थे वैसे आज भी है। आज भी सड़कों पे बैठे रहते हैं, आज भी हम अपने किसानों के लिए लड़ रहे हैं। खैर, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके का था? तो इसको फर्दर क्लासिफाई करनी हो
तो सिचुएशन को बताने के लिए हमने कहा है दो तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा, एक तो स्टेट, दूसरा स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और दूसरा फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस। मैं कहूं सारी चीजें हटा दो, एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात कैसे थे, वही सेम, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। हमने पढ़ा कि सारे ही सेक्टर के हालात क्या थे, बैकवर्ड और स्टैग्नेंट। मैंने कहा इसको दो फर्दर चीजों से क्लासिफाई किया जाता है। क्यों थे ये? पहली चीज तो आता है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सा है? स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर हटाइए, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। और दूसरा है फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस। तो देखिए कंडीशन क्या थी एग्रीकल्चर की, बेकार थी, लोगों के पास जेब में पैसा नहीं था, फार्मर्स को फार्मिंग का क्या बोलते हैं कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, प्रोडक्टिविटी खराब थी, जो भी चीजें तुम सोच सकते हो वो सारी चीजें फार्मर्स के साथ थी। लोग किसान जो थे उस टाइम पे मतलब मौत को गले लगा लेते थे कि भैया जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है जब किसानी ही नहीं करने को मिल रही है, खाना ही नहीं हो पा रहा है, उल्टा जो कमा रहे हैं वो भी हम लगान और टैक्सेस में दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने कवर किया है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे स्टेट को समझाने के लिए, मैं ऊपर कर दे रहा हूं, सबने लिख लिया होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है स्टेट में, एक आएगा ए, 2, 3 और 4, 4 पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहला क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी। दूसरा है हाई वल्नरेबिलिटी। तीसरा है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। और चौथा है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या मतलब है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऐसा है कि जो प्रोडक्टिविटी थी पर हेक्टेयर पे देखी जाती थी, आउटपुट पर हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी कैसे देखी जाती है? आउटपुट पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर पे कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है। मैं अगर कहूं कि पहले 100 कुंटल होता था तो आज 1000 कुंटल होता है। पहले सेम लैंड पे 100 कुंटल अगर प्रोड्यूस होता था 47-50 में, 57 मतलब 47 के टाइम पे, 1947 के टाइम पे, तो आज 1000 कुंटल यानी 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, 10 गुना ज्यादा आउटपुट बड़ा हो रहा है। क्या देश बड़ा हो गया हमारा? इधर उधर से चाइना वाइना और इधर से पाकिस्तान तो खैर छोड़ ही दो, पाकिस्तान नहीं चाहिए हमें, ठीक। पाकिस्तान स्किप करके अफगानिस्तान को भी हम सुधार सकते हैं, कुत्ते की पूंछ नहीं सुधारी जा सकती, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये सारी चीजें आ गई थी क्या, जो इतना अभी इतना तो है नहीं। मैंने कहा इंडिया में पाकिस्तान अलग हो गया है, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया था जिसको बांग्लादेश कहते हैं, नेपाल अलग हो गया है, चाइना उधर है, उल्टा छोटा हो गया है। पहले तो अखंड भारत था, है ना, अब तो अलग हो गया है, छोटा हो गया है। तो क्या है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी? क्या मतलब था कि पहले आउटपुट कम था अब आउटपुट ज्यादा है। ऐसा क्या हो गया कि जो अब आउटपुट ज्यादा हो गया है? देश तो बड़ा नहीं हुआ, देश तो उल्टा छोटा हुआ है। आउटपुट कैसे बढ़ गया? अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, टेक्नोलॉजी यूज करने लगे। पहले गाय बैल लेके क्या बोलते किसानी करता था, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज करता था, आज ट्रैक्टर लेके मस्त दौड़ाता है वो फार्म में। तो ये फर्क आया है, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई। तो ये फर्क आने से क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है कंपैरेटिवली आज पहले से। उस टाइम पे क्या था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, या यहां क्यों लिख रहा हूं, एक काम करता हूं, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, आप लोग ऊपर लिख लीजिएगा। अरे रे रे, ठीक। हमारा क्या था टॉपिक? स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मैंने कहा स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर में पहला पॉइंट हो गया है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को मैं समझाने के लिए ऐसा कर देता हूं,
मैंने कहा वीट का प्रोडक्शन लिख लो, मैंने कहा यहां लिखो 1947, यहां लिखो 2010, यहां लिखो क्रॉप्स। यहां पर प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर की अगर हम बात करें, एक अजम्पशन है ये क्या है, एक अजम्पशन। मैंने कहा वीट का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा था 64 लाख टन, इन लाख टन, ठीक। और 2010-11 में हो गया कितना, 935 लाख टन। कितना ज्यादा हो गया, कैसे हो गया ये, है ना, कैसे हो गया, ये हो गया लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। कंपेयर करने को आज से लेके, इस टाइम से लेके 2010 तो 10 साल पहले की बात हो गई, 11-12 साल पहले की बात हो गई, ठीक है, मैं 2015-16 समझ लीजिए, ठीक है। कंपेरेटिवली आजादी के बाद से देखो तो पहले 64 लाख था, अब 935 लाख टन हो गया है। देश तो बड़ा नहीं हुआ है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ गया है। कैसे, क्योंकि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी मिल गई, सरकार का सहारा मिल गया, ठीक है। मरता क्या ना करता वाली बात थी, लेकिन अब सहारा है। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो दूसरा पॉइंट का मतलब समझिए, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। किसानों के पास इंद्रदेव के मुकाबले और कोई था नहीं, मतलब उनको सिर्फ इंद्रदेव का सहारा था। अगर इंद्रदेव खुश हो गए, बारिश हो गई, बारिश हो गई तो काम बढ़िया, नहीं हुई तो भैया भूखे मर जाओ, कोई मतलब नहीं, ठीक। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, तीसरा पॉइंट आता है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इसका क्या मतलब होता है, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग? फ्रैगमेंटेड का मीनिंग यहां पर होता है पीस हेयर एंड पीस देयर, ये होता है फ्रैगमेंटेड का मीनिंग। मैंने कहा किसान, एक किसान है, अब उसको किसानी करनी है, अब उसके पास थोड़ी जमीन एक गांव में पड़ी है, थोड़ी जमीन 2 गांव 3 गांव छोड़ के पड़ी हुई है, अब छोटी 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 लैंड होल्डिंग्स पड़ी हुई हैं। अब किसान तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं कि अपने अंदर से 3 निकाल देगा, तीनों को अलग अलग खेतों में भेज देगा, कहेगा जाओ भाई किसानी करो। वो तो एक ही खेत पे एक टाइम पे काम कर सकता है। तो किसानों के पास जो लैंड होल्डिंग्स थी, पहली चीज कोई लैंड होल्डिंग्स बची नहीं थी, सारी की सारी ओनरशिप दे दी गई थी किसको, जमींदारों को, ठीक है। तो जो भी लैंड होल्डिंग्स थी वो फ्रैगमेंटेड थी। फ्रैगमेंटेड माने क्या होता है, थोड़ी इधर थोड़ी उधर, जिससे क्या था, किसान एक वक्त पे एक जगह तो किसानी कर रहा था, एक लैंड पे तो काम कर लेता था, दूसरे 2 लैंड जो उसके अदर एरियाज में पड़े रहते थे, 2 गांव 3 गांव छोड़ के रहते थे, वो बेकार हो जाते थे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी लो होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है फार्मिंग फॉर मेयर एग्जिस्टेंस। मतलब समझ रहे हो, किसानों को इतना सहूर नहीं रह गया था, आदमी टूट जाता है ना, इतना गोरों ने तंग कर दिया था, इतना टूट गए थे कि उन्होंने कहा था कि भाई किसानी करो, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते और कुछ करना आता नहीं। दूसरी चीज, कम से कम किसानी करके अनाज उगाओगे, जो क्रॉप्स उगाओगे, वो उससे पेट तो भरेगा। देखो दुनिया में सारी लड़ाई किसकी है, पेट की लड़ाई है ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा है, वो भी दुख में है। तुम ऊपर से लेके नीचे तक दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे की लड़ाई एक ही है, पेट, है ना। तो फार्मिंग जो था, सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब फार्मिंग फॉर एग्जिस्टेंस। किसान खेती इसलिए करते थे ताकि खुद का पेट भर सके साल भर, उनको कपड़ा, रहना, घूमना फिरना, इससे कोई मतलब ही नहीं रह गया था। फार्मिंग का कोई भी कमर्शियल आउटलुक था ही नहीं। फार्मिंग इसलिए ताकि जिंदा रह सको, बस ये था सबसिस्टेंस फार्मिंग। किसानों की नजरों में फार्मिंग इस तरीके से। और आज की डेट में देखो भाई, पंजाब के किसान उठा के देख लो, खेतों में फरारी दौड़ा रहे हैं, है ना, फोर्ड के ट्रैक्टर मंगा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया किसान है, अपने पास किसानों का डंका है। आईटीसी में गेहूं बेचते हैं और आईटीसी में गेहूं पहुंचाने के बाद करोड़ों कमाते हैं। लड़के सब कनाडा वेनेडा में पढ़ रहे हैं, यही होता है, ठीक है। तो आज की डेट में किसान ताकतवर हो गया है। मोदी जी ने तो बंद भी कर दिया गेहूं का इंपोर्ट, गेहूं, चावल और शुगर केन शायद, है ना। खड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये हालात थे। अब इतना हमने कवर कर लिया। आई होप
मैं एक बार फिर से ऊपर कर दे रहा हूं ताकि जिसको नोट करना हो कर ले। एक मिनट, ये देखिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फिर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन मैंने बता दी, हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी, स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, अब फैक्टर्स, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे के दो फैक्टर्स थे। ठीक है, सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ठीक है, फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, वो दो ही थे। शोले में भी दो थे, यहां पर भी दो हैं। पहला क्या है? पहला था जमींदारी सिस्टम, और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी दो ही हैं, एक अपना भाई, एक अपना मोटा भाई। दो लोग मिलके दुनिया हिलाए पड़े। जमींदारी सिस्टम, जिसको लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते थे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, और दूसरा था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, है ना? इतना नोट करते चलना, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या था? जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन का मीनिंग क्या था? भाई देखो, जमींदारी सिस्टम था। अब देखो, हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश आज भी है ना? हिंदुस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द संख्या लोग क्या कर रहे हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन देयर लाइवलीहुड एज एग्रीकल्चर। ठीक है, उनका लाइवलीहुड किस पे डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पे। उस टाइम पे तो और ज्यादा थे, सबके सब गांव में ही रहते थे, शहर बने ही कहां थे, बसे ही कितने थे। तो ज्यादातर जो लोग थे जो काम कर रहे हैं, किसान ही कर रहे हैं। अब गोरों को तो चाहिए पैसा। अब गोरों क्या करते? गोरों ने कहा कि यार इतने सारे लोगों से टैक्स लेना हमारे बस की बात तो है नहीं कि एक एक किसान से जाके टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने वो जैसे डिवाइड एंड रूल, उन्होंने हमको हमसे ही लड़वा दिया। कैसे? उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया विच क्रिएट्स अ ट्रायंगुलर रिलेशन। किसके किसके बीच? ऊपर थी कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब गोरे। इधर कहीं आ जाता था जमींदार, और इधर थे हमारे बेचारे टिलर्स और फार्मर्स जो आए दिन मर रहे थे। गोरों ने क्या किया? एक जमींदार अपॉइंट किया। जमींदार हर एक एरिया में अपॉइंट कर दिया, पूरे देश भर में जमींदार अपॉइंट किए। कैसे? और अपॉइंट करते ही उनको क्या बना दिया? ओनर ऑफ द सॉइल। मतलब अब किसान के पास खुद की जमीन भी नहीं है, सारी ओनरशिप किसको दे दी गई? जमींदार को। मतलब ऐसे नहीं होता था कि एक गांव का एक जमींदार, 200 300 400 गांव का एक एक जमींदार बना दिया जाता था, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि भैया इनसे टैक्स लेके, इनसे टैक्स 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 इन टर्म्स ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा इनसे लेके गोरों को दे दो। ठीक, अब किसान जो भी प्रोड्यूस करता था, जो भी बनाता था, सपोज करो उसने वीट प्रोड्यूस किया, शुगर केन, कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेजॉरिटी हिस्सा जमींदार ले जाता था, और एक फिक्स्ड अमाउंट इनको देता था। कितना? फिक्स्ड। हाउएवर फिक्स्ड टैक्स रेट या फिक्स्ड अमाउंट इनको देता था गोरों को। ठीक, लेकिन अब अपनों से अपनों को लड़ाया। मैंने कहा कैसे लड़ाया? क्योंकि जमींदार को राइट दिए गए थे कि ही कैन टेक एज मच टैक्स एज ही वांट फ्रॉम द टिलर्स। उसको कोई फिक्स्ड रेट नहीं लेने थे, उसकी मर्जी, जिस पे मन आ गया उससे उतना ज्यादा टैक्स ले लिया कि पूरी। मैंने कहा तुम्हारे खेत में 100 कुंटल अनाज उग रहा है तो तुमने अकेले 70 कुंटल टैक्स दे दिया है, क्योंकि जमींदार ने बोला है तो देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो भाई गोरों के डंडे खाओगे। ठीक है, तो एक मेजर वजह यह थी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर खराब करने की, जमींदारी सिस्टम। समझ रहे हो? कमीनगी की हद पार हो गई थी भाई साहब, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन फिर भी कभी कभी गोरों के लिए प्यार झलक जाता है, क्या करें। हमने कहा ना, हिंदुस्तान के इतिहास में ये लोग ना आए होते हमारे तो हम लोग कहां तक होते आगे। खैर, फिर भी आज भी पीछे नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ? एक्सप्लॉयटेशन बढ़ाया गया। कुल मिला के क्या हुआ? धीरे 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 इनकी हालत
खराब होती गई। दिस इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा था फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या था? फोर्सफुली कमर्शियलाइजेशन करना किसका? ऑफ एग्रीकल्चर। पहले क्या था? पहले टैक्स के रूप में क्या लेते थे? क्रॉप्स। मैंने कहा जो भी तुम प्रोड्यूस कर रहे हो। अब गोरों को धीरे धीरे पता चल गया 1947 में, 1940 से लेके अंदाजा तो होने लगता है कि तुम्हारी लगने वाली है, तो गोरों को भी पता चल गया कि हाँ भैया टाइम आ रहा है निकालने का, कि बहुत जल्दी 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 हो सकता है आने वाले सालों में हमें ये देश छोड़ना पड़े। तो एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से बढ़ाया जाए, और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, अब किसानों को फोर्स करो कि भैया रादर देन प्रोड्यूसिंग कन्वेंशनल क्रॉप्स, जो कि होती थी हमारी कन्वेंशनल क्रॉप्स, क्या प्रोड्यूस करें? कैश क्रॉप्स। कन्वेंशनल क्रॉप क्या था? वीट, राइस, ये सारी चीजें जिसे हम क्या कहते हैं? अनाज। कम से कम पेट तो भर लेगा अगला। टैक्स देने के बाद जो बचेगा उससे सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो मतलब था कि कुछ भी प्रोड्यूस करे उससे पेट तो भर लोगे। लेकिन अब उनको फोर्स किया गया कि अब तुम ये सब नहीं प्रोड्यूस करोगे। अब क्या प्रोड्यूस करोगे? कैश क्रॉप। मेजॉरिटी कौन सी? इंडिगो, कॉटन, जूट। लेकिन मेजॉरिटी कौन सी थी? इंडिगो। क्यों? यहां से ये सारी चीजें किसका काम करती थी? दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, और उनका एक मकसद था कि हिंदुस्तान को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया जाए और ब्रिटेन को फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ठीक। तो वही बात, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज बर्बाद और गोरों की इंडस्ट्रीज आबाद। ठीक। तो दूसरा, जब मतलब समझ रहे हो कि इससे भी मन नहीं भरा, जमींदारी सिस्टम से भी मन नहीं भरा, कि कब तक वो भी कहते कि यार ये आटा दाल चावल खा के अपना क्या भला होगा, एक काम करते हैं कि यहां से इतना नहीं हो रहा है, किसानों को बोलो कि अब चुपचाप से वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करें। इसके चलते मतलब फोर्सफुली उन्होंने क्या किया था? एडवांस पेमेंट कर दी थी। गोरे इतने बड़े वाले थे, दिमागी बुद्धि, कि उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दी, कि पहले से पैसा किसान को दे दिया है कि जाओ बेटा हमको इंडिगो प्रोड्यूस करके दो। अब पहले किसान जो भी प्रोड्यूस करता था उससे जमींदार को देता था, उसके बाद जो बचता था बेचारा दो रोटी और चावल सब्जी खा के पेट भर लेता था। अब क्या खाएगा? कॉटन, जूट, इंडिगो? नहीं, अब तो और मरेगा, और गरीब होगा, और बेकार होता चला जाएगा, हालत बद से बदतर करती चली जाएगी। तो गोरों की मानसिकता है भाई, गोरे मतलब खिलाड़ी लोग। ठीक है, खराब तो खराब, बदतमीजी पे उतारे हो गए। ये हो गया हमारा दो रीजन जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स कॉजिंग बैकवर्डनेस। तो पूरा एक बार मैं फिर से छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, एक था जमींदारी, दूसरा था फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, इतना हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस पूरे को एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, किसी को कोई डाउट आए, ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनेंगे इससे। ठीक है, पीछे आते हैं। ठीक, अब ये हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर। इतने नोट्स कवर करिए, ये इस चैप्टर का मैं मान लेता हूं पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी में मैं हो सकता है या तो ये 8 के बचे कुछ सारे पॉइंट कवर करा दूं, या तो 3 पॉइंट कवर कराऊंगा। ठीक है, क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, लिखना चालू कर दो। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई नोट्स नहीं, नोट्स भी लिखवा रहा हूं, क्या बोलते हैं इसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे काम चलेगा। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अब एक बात याद रखें कि CUET आ गया है, पढ़ाई करनी है तो नॉलेज के लिए करो, नंबर और बोर्ड एग्जामिनेशन और ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए छोड़ दीजिए। अब ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो गई हैं, मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन में कुछ नहीं रहता है, ये ग्रोथ की बात है। और अगर खुद से झूठ बोलना है तो भाई कैसे भी रट्टा मार लो, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, अब अगर CUET आ गया है, CUET के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कोर नॉलेज पे बात करिए, और कोर नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलेगी। थैंक यू क्लास।